नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवास योजनाओं की। इसके संबंध में दोस्तों आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 12 मई को इन 3 आवास योजनाओं की लॉन्चिंग है और 13 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन 3 आवास योजनाओं को लॉन्च कर दिया है और तीनों आवास योजनाओं के लिए 13 मई से लेकर 12 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी ई मित्रा के द्वारा भी करा सकते हैं। तो साथियों, जैसे भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या इसके ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क रहेगा, कौन सी श्रेणी में कितने भूखंड है और ये योजनाएं कहाँ पर विकसित की जाएगी, इन सब के बारे में सटीक और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो भी साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजना के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश। तो साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की इन 3 आवास योजनाएं जो गंगा विहार जोन 13 में है, यमुना विहार जोन 14 में और सरस्वती विहार जोन 12 में विकसित की जाएगी। इन तीनों आवास योजना में टोटल भूखंडों की बात करें तो 765 भूखंड हो गए। भूखंडों की लॉटरी का आवंटन है तो आवेदन प्रक्रिया और नियम शर्तों की ये पुस्तिका है। तो साथ ही इसमें सारी डिटेल दी गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें क्यूआर कोड भी दिए गए हैं, जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के क्यूआर कोड है। यहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीधा लिंक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का खुल जाएगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 13 मई 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन में संशोधन और निरस्त करने की सुविधा 13 जून 2025 से लेकर 16 जून 2025 तक रखी गई है। और इन तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने पर 2 जुलाई 2025 को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। तो साथ ही जो भी इन तीनों आवास योजना में इंटरेस्ट रखते हैं वह 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही ये जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजनाएं हैं। तीनों आवास योजनाओं के लिए 765 भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। तो जो सभी नियम शर्तों का ध्यान रखते हुए आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही तीनों आवास योजनाओं की लोकेशन की बात करें तो गंगा विहार आवास योजना जोन 13 ग्राम बस्ती तहसील बस्ती में विकसित की जाएगी। यमुना विहार आवास योजना की बात करें तो जोन 14 में कांटावाला तहसील चाकसू में विकसित की जाने वाली है। और सरस्वती विहार आवास योजना की बात करें, ये जोन 12 के बेनाड़ में दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबरी में विकसित की जाएगी। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की इन 3 आवास योजनाओं में कौन सी श्रेणी में कितने भूखंड है, एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले गंगा विहार आवास योजना की बात करें तो इसकी आरक्षित दर, इसकी जो रेट रखी गई है 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इसमें 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 131 है और 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर के भूखंडों की संख्या 36 है और 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर के भूखंडों की संख्या 66 है। साथ ही इसी प्रकार यमुना विहार आवास योजना जोन 14 की बात करें तो इसकी रेट आरक्षित दर रखी गई है 15,500 रुपये और इसमें 45 वर्ग मीटर के 43 भूखंड रहेंगे। 45 से अधिक और 75 वर्ग मीटर तक के 66 भूखंड और 75 से अधिक और 120 वर्ग मीटर तक के 76 भूखंड होंगे और 120 से अधिक और 220 वर्ग मीटर तक के 11 भूखंड होंगे। साथ ही 220 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों की संख्या 38 रहेगी। इसके बाद सरस्वती विहार आवास योजना जोन 12 की बात करें तो इसकी आरक्षित दर 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इसमें ईडब्ल्यूएस के 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 83 है। 45 से अधिक और 75 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 73 और 75 से अधिक और 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 66 रहेगी और 120 वर्ग मीटर से अधिक और 220 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 48। साथ ही 220 वर्ग मीटर से अधिक भूखंडों की संख्या 30 रहने वाली है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की जो वार्षिक आय, जो परिवार की वार्षिक आय मानी गई है, वह ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है वह ईडब्ल्यूएस में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जिन आवेदकों की 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख तक की आय है वह 45 वर्ग मीटर से अधिक और 75 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। MIG बी की बात करें तो 6,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख तक जिनकी इनकम है वह 75 से अधिक और 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद MIG बी की बात करें तो जिन आवेदकों की आयु 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक है वह 120 वर्ग मीटर से अधिक और 220 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो HIG की बात करें, जो सबसे बड़े भूखंड है वह 220 वर्ग मीटर से अधिक के रहेंगे। जिन आवेदकों की इनकम 18 लाख से अधिक है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, इसमें आवंटन दर जो प्रति वर्ग मीटर रखी गई है तो उसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आरक्षित दर 50% रहेगी और LIG की बात करें तो इसमें 80%। MIG बी की बात करें तो आरक्षित दर जो रखी गई है उसी पे ये भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। MIG बी में भूखंड निकलने वालों के लिए आरक्षित दर 105% रखी गई है और HIG में आवेदन करने वालों के लिए आरक्षित दर 110% रहेगी। इसके बाद बात करें इन 3 आवास योजनाओं में पंजीकरण शुल्क की तो 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने वालों के लिए 10,000 रुपये है। LIG के लिए 20,000 रुपये रहेंगे, MIG ए के लिए 30,000 रुपये, MIG बी के लिए 40,000 रुपये और HIG में आवेदन करने वालों के लिए 50,000 रुपये रहेगी।
इसके अलावा साथियों 1000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगी, जो नॉन रिफंडेबल है, यानी वह पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों जो पंजीकरण शुल्क है, यदि आपके भूखंड नहीं निकलता तो ये पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे। योजना में उपलब्ध भूखंडों की संख्या में कमी व वृद्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है, जिसकी सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट jd.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। और HIG श्रेणी में आरक्षित श्रेणी, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिस्वीकृत पत्रकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, सैनिक, दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन के लिए 18,01,000 रुपये से लेकर 20 लाख तक की सकल वार्षिक आय वाले आवेदक आवेदन के पात्र होंगे। HI श्रेणी में अनारक्षित भूखंडों हेतु सकल वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक वाले आवेदक इसके लिए पात्र रहेंगे। बात करें सामान्य शर्तें की, तो साथियों सामान्य शर्तें प्रत्येक योजना में आवेदन करने के लिए 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल निर्धारित पंजीकरण राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी और प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण शुल्क प्रत्येक योजना के लिए पृथक जमा करानी होगी। प्रत्येक योजना के लिए पृथक ही आवेदन करना होगा, यानी साथियों एक व्यक्ति तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पंजीकरण शुल्क और प्रक्रिया शुल्क दोनों आपको अलग अलग जमा करानी होगी। तो साथियों कई आवेदकों के ये सवाल थे, क्या तीनों आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप तीनों आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो शुल्क रखी गई है वह अभी आपको अलग अलग जमा करानी होगी। इसके बाद 1.2 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी आय की सीमा आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क आवेदित योजनाओं व श्रेणी के अनुसार जमा करानी होगी। 1.3 योजनाओं में आवेदक की आय वर्ग के लिए निर्धारित भूखंड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकेगा, यानी साथियों या आपकी वार्षिक आय श्रेणी में यदि आपके भूखंड नहीं है तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। 1.4 एक मोबाइल नंबर से एक ही योजना में एक आवेदन किया जा सकता है। एक योजना में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर समस्त आवेदक निरस्त कर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी साथियों एक बार आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर दिया है उससे केवल एक ही आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1.5 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आपको आवंटित हो सकता है। आवंटित स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, यानी दोस्तों आपके यदि भूखंड निकलता है तो इसमें जैसे सीमा दे रखी है, यानी साथियों जो EWS, LIG, MIG-A, MIG-B और HI श्रेणी में जो भूखंडों की साइज की रेंज दे रखी है उसमें से कोई से भी साइज का भूखंड निकल सकता है। प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि से माध्यम से कर सकते हैं, या आप नगद ई-मित्र कियोस्क के द्वारा भी जमा करा सकते हैं। तो साथियों मेरी सलाह तो यही रहेगी, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें। यदि ऑनलाइन आवेदन करवाते तो आपको दोस्तों काफ़ी डिटेल एक्स्ट्रा देनी होगी, इसलिए आप ऑनलाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1.7 आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात चार्ज बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण राशि का रिफंड किया जाने की स्थिति में ऐसे आवेदक लॉटरी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यदि ऐसे आवेदकों का कोई भी भूखंड लॉटरी में आवंटित हो जाता है तो आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। 1.8 आवेदक द्वारा लॉटरी के पश्चात चार्ज बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क व पंजीकरण राशि का रिफंड लिए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदक बहुत से जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसका ध्यान रखना है, इसलिए आप सामान्य बैंक अकाउंट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 1.9 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है और आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन के उपरांत आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। 1.10 आवेदक ये सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम से और बैंक खाता संख्या IFSC कोड सही व खाता चालू स्थिति में हो। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर स्वयं आवेदक का बैंक खाता IFSC कोड अंकित करना अनिवार्य है। असफल आवेदकों का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि गलत बैंक खाते में हस्तांतरित होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यानी साथियों आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन आवेदन करते तो आपको बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि आप ई-मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं या CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको स्वयं को अपना बैंक खाता IFSC कोड सही देना होगा। यदि गलत बैंक खाता या IFSC कोड दर्ज करवाया जाता है और पैसे किसी दूसरे खाते में हस्तांतरण हो जाते हैं तो जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए आप सही सोच समझ के और अपने बैंक डिटेल आवेदन फार्म में फिल करवाए। इसके बाद 1.11 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई-मित्र के माध्यम से किए गए आवेदनों पर आवेदन के बैंक खाते में और तथा ऑनलाइन आवेदन बिल डेस्क के माध्यम से किए गए आवेदनों पर जिस माध्यम से आपने ऑनलाइन आवेदन राशि जमा कराई है उसी खाते में आपका बैंक का रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया साथियों, जो आवेदक ई-मित्र के माध्यम से यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सही बैंक डिटेल देनी होगी, क्योंकि साथियों असफल आवेदकों के पैसे जो बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया जाएगा उसी खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बिल डेस्क के माध्यम से यदि राशि जमा कराई जाती है तो जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूं आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें। 1.12 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है, लेकिन संयुक्त नाम के बैंक खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन से मान्य किया जाएगा। यानी साथियों किसी भी योजना में संयुक्त नाम से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथियों यदि बैंक खाता आपका संयुक्त बना हुआ है
तो उसमें प्रथम जो नाम है उसके नाम से आप आवेदन कर सकते हैं। 1.13 आवेदन पत्र में भूखंड के लिए वार्षिक आय वित्त वर्ष 2023-24 अथवा 2024-25 के आधार पर निर्धारित श्रेणी में आप आवेदन कर सकते हैं। 1.14 ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई मित्र कियोस्क के निर्धारित पंजीकरण राशि और प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपये जमा कराने पर ई मित्र कियोस्क को निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देनी होगी। ई मित्र के माध्यम से यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 50 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है और जितने पेज का आपका फॉर्म प्रिंट आउट होगा तो पर पेज आपको 10 रुपये प्रिंट आउट के देने होंगे। साथ ही दोस्तों इंक्लूड इसमें जीएसटी रहेगी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रक्रिया और पंजीकरण शुल्क जमा कराए जाने हेतु बैंक द्वारा लगाए जाने वाले चार्जेज आवेदक को वहन करने होंगे। 1.15 तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन असफल होने की स्थिति में और पुनः ऑनलाइन आवेदन करने पर यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से सफल हो जाता है तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए द्वितीय और तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदनों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और आवेदक द्वारा आवेदन असफल होने की स्थिति में नया आवेदन आय श्रेणी इत्यादि में परिवर्तन करते हुए आवेदन कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम आवेदन को स्वीकार किया जाकर शेष आवेदन लॉटरी में हटा दिए जाएंगे। प्रथम आवेदन लॉटरी में सफल होने पर दस्तावेजों की जांच में अयोग्य पाया जाता है तो प्रथम आवेदन की संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। 1.16 लॉटरी में पूर्व आवेदन पत्र में नाम, मोबाइल नंबर एवं आय ग्रुप में किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किया जा सकेगा। 1.16.2 अन्य प्रकार के संशोधन स्वयं आवेदक द्वारा अपने आवेदन संख्या में संशोधन निर्धारित अवधि में ऑनलाइन किए जा सकेंगे। 1.16.3 यदि किसी आवेदक द्वारा गलत नाम, मोबाइल नंबर, आय वर्ग या अन्य किसी कारण से आवेदक ऑनलाइन निरस्त किया जाता है तो निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन निरस्त के पश्चात पुनः आवेदन किया जा सकेगा। 1.16.4 लॉटरी से पूर्व निर्धारित आवेदन की तिथि तक निरस्त व संशोधन अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया शुल्क की राशि को छोड़कर शेष पंजीकरण राशि लॉटरी संपादित होने के उपरांत लौटा दी जाएगी। 1.17 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि प्राप्त होने के मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं के भूखंड आवंटन करने किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। 1.18 राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बिना सूचना दिए भूखंडों के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। 1.19 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। 1.20 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया साथियों आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2.1 ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा में IFSC कोड स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित करना होगा। 2.3 ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन की पात्रता 3.1 राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी साथियों राजस्थान का मूल निवासी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। राजस्थान का बाहर का कोई निवासी है तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। 3.2 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 3.3 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है जो योजनाओं की अवधि में चालू होना चाहिए। नंबर 4 आवेदक की सकल वार्षिक आय। 4.1 आवेदक के स्वयं परिवार की वार्षिक आय जिसमें पति, पत्नी और आश्रितों की कुल आय मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 अथवा 24-25 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक की परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। आवेदक के परिवार की परिभाषा स्वयं के साथ निम्नलिखित संबंधी सम्मिलित है। इसमें पुरुष के मामले में पति, महिला के मामले में पति, अवैध पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मासिक 9,500 रुपये से अधिक आय कमाने तक जो भी पहले हो। नंबर 3 अवैध पुत्री उसके शादी होने तक मासिक आय 9,500 रुपये से अधिक आय कमाने तक जो भी पहले हो। नंबर 4 माता पिता जो आवेदक पर पूर्ण रूप से आश्रित हो और माता पिता की प्रति माह आय 9,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण इस प्रयोजन के लिए पुत्र पुत्री विधिक रूप से गोद लिए गए पुत्र पुत्री भी सम्मिलित किए जाएंगे। 4.2 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरण भरते हैं उन्हें ITR या फॉर्म नंबर 16 प्रति पैन कार्ड का विवरण आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। नंबर 5 भूखंडों के विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण। 5.1 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी भी एक निर्धारित श्रेणी में आवेदन कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य के उपक्रमों कार्यों के लिए 10% आरक्षण है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 5% और 10% निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिलाओं को दिया गया है, बाकी सामान्य की रहेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति में 6.43% रिजर्वेशन रहेगा। इसमें 5% दिव्यांगजनों के लिए और 6.43 में से 10% निराश्रित व भूमिहीन एकल महिला को दिया जाएगा, बाकी सामान्य की रहेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें तो 8.57% इसमें रिजर्वेशन रहेगा, जिसमें से 5% दिव्यांगजनों के लिए और 10% निराश्रित भूमिहीन एकल महिला के लिए, बाकी सामान्य के लिए। इसी प्रकार अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए टोटल 2% आरक्षण है। 2% में 5% दिव्यांगजनों के लिए और 10% निराश्रित व भूमिहीन एकल महिला के लिए, बाकी सामान्य के। ट्रांसजेंडर की 2% आरक्षण रहेगा। सैनिक जिसके भूतपूर्व सैनिक और उसके परिवार में शामिल है, इसको 10% आरक्षण दिया गया है और अनारक्षित के लिए 61%
रिजर्वेशन रहेगा। तो साथियों, जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं और अनारक्षित श्रेणी में आप कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में भूखंडों की संख्या निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार गणना 0.5 भूखंड या अधिक होने पर एक भूखंड रखा जाएगा और 0.5 से कम भूखंड होने पर उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार उपक्रम राजकीय अधिकरण में नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो वर्तमान परीक्षा काल में है वह भी इसके पात्र रहेंगे, वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक आय दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एमआईजी, एमआईजी-बी और एचआईजी की जो मैंने ऊपर बताया वही है। बाकी साथियों जो दस्तावेज मांगे गए हैं वह दस्तावेज लॉटरी निकलने के बाद है, उससे पहले आपको कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाना है। तो साथियों इस गाइडलाइन को आप अच्छी तरह देख ले। नंबर 6, लॉटरी में सफल होने पर आवंटन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो 6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंतर्गत संबंधित जोन कार्यालय में आपको जमा करानी होगी, अन्यथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों को देना होगा। पहचान पत्र में जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बामासा आदि में से कोई भी पहचान आईडी आप जमा करानी होगी। सकल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जो बिना कटौती के स्वयं, पति, पत्नी, आश्रितों की आय को सम्मिलित करते हुए आप समस्त आवेदकों को देनी होगी। इसके बाद आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकार अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति आपको संलग्न करनी होगी। आवेदन फॉर्म में आवेदक के आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित करना होगा और आधार कार्ड प्राप्त होने पर आपको आधार कार्ड जमा कराना होगा। 6.2 संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच के उपरांत पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। 6.3 लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखंड में सर्विस नंबर के चालान के माध्यम से नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित जयपुर शहर स्थित किसी भी आईसीआईसीआई बैंक शाखा में संबंधित योजना खाते में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। इसके उपरांत मांग पत्र आगामी 31 दिवस में और आगामी 90 दिवस तक 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ जमा कराई जा सकती है और मांग पत्र प्राप्त होने की निर्धारित दिनांक से 120 दिवस में नए ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। 6.4 भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से आप संभाल लें। तो साथियों ये थी लॉटरी में सफल होने पर आवंटन की प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको भूखंड आवंटित किया जाएगा और किस प्रकार से आपको पेमेंट जमा कराने का समय दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म वापस लेने की विधि, यदि कोई आवेदक बीच में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म विड्रॉल करना चाहता है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। ये 7.1 प्राधिकरण में जमा ऑनलाइन आवेदन वापस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफंड लॉटरी के पश्चात तथा आवंटन सह मांग पत्र जारी होने से पूर्व पश्चात रिफंड चाहने पर जोन स्तर पर दस्तावेजों की जांच उपरांत या दस्तावेज आवेदन पत्र के अनुरूप पाए जाने पर 20% राशि कटौती करते हुए शेष पंजीकरण रिफंड राशि कर दी जाएगी। शेष पंजीकरण रिफंड कर दी जाएगी और दस्तावेज आवेदन के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संपूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। तो साथ ही लॉटरी निकलने के बाद ऑनलाइन आवेदन, ये लॉटरी निकलने के बाद निरस्त करने की प्रक्रिया है। 7.2 एक परिवार जिसमें पति, पत्नी, आश्रितों का एक योजना में एक से अधिक भूखंड हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में उसी योजना में एक से अधिक भूखंड निकलने पर परिवार के एक भूखंड आवंटित किया जाएगा। शेष भूखंडों को जमा राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को देनी होगी। यानी साथियों, आप जैसे परिवार में 3 मेंबर है और तीनों ने तीनों आवास योजनाओं में आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और किसी आवेदक के 2 भूखंड निकल गए तो एक को आपको निरस्त करवाना होगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि वापस, जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकलती है तो उनका पैसा वापस कैसे रिफंड होगा, जो 8 नंबर पॉइंट में दिया गया है इसका 8.1 है। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आवेदक के बैंक खाते में और ऑनलाइन माध्यम से जो बिल्डेस्क के माध्यम से किया है तो जिस मोड से आपने पैसे जमा कराए उसी मोड से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 8.2 असफल आवेदकों को लॉटरी की दिनांक से 6 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देना नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या, खाते में नाम के कारण बैंक बंद होने आदि की स्थिति में पंजीकरण राशि लौटाए जाने में विलंब होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण कोई ब्याज नहीं देगा। यानी साथियों, आपकी राशि 6 माह तक रोकी जा सकती है और 6 माह तक राशि जयपुर विकास प्राधिकरण रोकता है तो उस पर किसी प्रकार कोई ब्याज देना नहीं होगा। आवेदन पत्र अस्वीकार निरस्त किए जाने के संबंध में 9.1 लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच संबंधित जोन स्तर पर की जाएगी, जिसमें गलत व तथ्य पाए जाने पर लॉटरी में आवंटन भूखंड निरस्त किया जाकर संपूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। 9.2 एक व्यक्ति द्वारा एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी एक योजना में एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक यदि आप उस योजना में आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके परिवार के अन्य सदस्य के नाम से कर सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति एक ही आवेदन करे। 9.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप नहीं किया गया है, यानी जिस आय में आप आते हैं उसी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 9.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर। नंबर 9.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध व गलत तथ्य देने पर। 9.6
अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर 18 साल से कम उम्र का कोई आवेदक आवेदन करता है तो उसको फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 9.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर। नंबर 10 अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। 10.1 भूखंड आपको 99 वर्ष की लीज होल्ड फ्री होल्ड पर आवंटित की जाएगी। 10.2 आवंटी को लीज डीड पंजीकरण का व्यय स्वयं को वहन करना होगा। 10.3 भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के 7 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण करना होगा। आवंटी द्वारा नियमित समय अवधि में मकान निर्माण नहीं करवाया जाता है तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा और आवंटी भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करने हेतु निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त किए गए भूखंड का नियमित और निर्माण स्वीकृति बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश की पालना करनी होगी। यानी साथियों, एक बार भूखंड आवंटन करने के बाद 7 वर्ष के अंतर्गत आपको उसमें कुछ न कुछ भवन निर्माण करना होगा। 10.4 आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है और आवंटन से 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने की प्रचलित आरक्षित दर का 10% शुल्क देना होगा और 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित दर का 5% शुल्क वसूला जाएगा। नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र और दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। यानी साथियों, 10 वर्ष तक आप भूखंड को किसी को बेच नहीं सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते, लेकिन साथियों इसमें कंडीशन दी गई है, आवंटन से लेकर 5 वर्ष की अवधि में यदि आप उसको बेचते हस्तांतरण करवाते पट्टे को तो 10% राशि अलग से आपके ली जाएगी और 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बीच में आप यदि भूखंड को बेचते हैं और पट्टा ट्रांसफर करवाते तो 5% राशि वसूली जाएगी। 10 वर्ष के बाद कोई भी राशि वसूल नहीं जाएगी। उसके बाद आप किसी भी को पट्टे को हस्तांतरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं। 10.5 आवंटित भूखंड केवल आवासीय उपयोग के लिए किया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखंड का विभाजन पुनर्गठन प्रचलित भवन नियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा। 10.6 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कानूनी विवाद होने पर अप्रिय कारणों से या नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी में आवंटन भूखंडों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं है तो प्राधिकरण द्वारा बदले में कोई भी भूखंड आवंटन नहीं किया जाएगा और सफल आवेदकों का भूखंड पेटे की राशि वापस लौटा दी जाएगी। 10.7 आवेदन पत्र में पंजीकरण राशि प्राप्त होने के मात्र से प्राधिकरण इन आवास योजना भूखंड आवंटन करने के संबंध में किसी तरह से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। 10.8 आवंटन के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार शहरी भूमि निस्तारण नियम 1976 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना नियम आदेश निर्देश लागू होंगे। 10.9 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। 10.10 किसी भी प्रकार में कानूनी विवाद के संबंध न्याय क्षेत्र जयपुर में रहेगा। तो साथियों, ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजनाओं की संपूर्ण और विस्तृत दिशा निर्देश, जो साथियों आपको एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नीचे इसके दोस्तों कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। ये फॉर्मेट आपको अभी कोई सा फॉर्मेट नहीं लगाना है। यदि आपके भूखंड निकल जाता है, लॉटरी निकल जाती है, उसके बाद दोस्तों आपके आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे जब इन घोषणा पत्र और शपथ पत्रों की आवश्यकता होगी। अभी किसी प्रकार कोई शपथ पत्र घोषणा पत्र नहीं बनाना है, नहीं कहीं लगाना है। आप केवल दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करें और जो पंजीकरण राशि जमा कराए उसके बाद यदि लॉटरी निकलती है तो आपको इन समस्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, अन्यथा दोस्तों किसी प्रकार कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवास योजना की ये थी विस्तृत दिशा निर्देश, जो साथियों मैंने आपको सही तरह से समझा दिया है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जयपुर विकास प्राधिकरण की इन 3 आवास योजनाओं की आगे भी दोस्तों पल पल की अपडेट मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर देता रहूंगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे साथियों इन योजनाओं के साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।